नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। एक बार फिर आपके साथ इतिहास विषय की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पिछले बिंदु जहां पर हमने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, वहीं पर हम एक और कड़ी उसमें जोड़ना जा रहे हैं। तो मित्रों, हमने अब तक देखा कि भारत विभाजन के जो कारण थे उनमें हमने कुछ चीज़ों को समझा। भारतीय जनमानस के आक्रोश को, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं को, और जो इसके खिलाफ थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब एक तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन को अपोज किया, मतलब इसके फेवर में नहीं थे। मुस्लिम लीग, यूनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब चीज़ों के बारे में एक हमने संक्षिप्त चर्चा पिछले वीडियोस में हम कर चुके हैं कि और क्रिप्स मिशन का फेलियर, अगस्त ऑफर, ये सारी चीज़ें जो एक तरीके से इसके रूट में थी कि किस तरीके से व्यक्तिगत सत्याग्रह का और जो अन्य मूवमेंट्स अब तक चलाए गए थे उनके फेलियर्स, और फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस का जो एक आक्रोश था, और उस समय जो सेकेंड वर्ल्ड वार रन कर रहा था, उसके जो इन्फ्लुएंसेस थे भारत के परिप्रेक्ष्य में, उन इन्फ्लुएंसेस का क्या प्रभाव रह रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय था वो भारत के बारे में किस तरीके से ब्रिटेन पर दबाव बना रहा था। तो ये सारी चीज़ें हम एक चर्चा का हिस्सा बना चुके हैं। तो मित्रों, मैं अब आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ, सबसे पहली बात यह है कि ये जो आंदोलन है ये किस प्रकार से एक तरीके से इसने अपना रुख अख्तियार किया और अपने आप को गति दी। तो हम देखते हैं सबसे पहले वर्धा योजना, वर्धा जो वर्धा प्रस्ताव है 14 जुलाई 1942 को, जहाँ कांग्रेस की मीटिंग होती है और वहाँ पर एक प्रस्ताव लाया जाता है कि भाई कोई मूवमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका अनाउंसमेंट नहीं होता है। लेकिन ये ज़रूर हो चुका था कि कोई बड़ा आंदोलन जिसकी आवश्यकता फील की जा रही है, तो वो वर्धा में डिसाइड हो चुका था, लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं किया गया था। आगे जाके हम जब 7 अगस्त से और 8 अगस्त के बीच में मुंबई में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो सेशन चल रहा है, वहाँ पर हम इसी चीज़ को दोबारा देखते हैं। तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव एक बार फिर, जबकि अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस सेशन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये प्रस्ताव लाया गया क्विट इंडिया मूवमेंट। और इससे पहले थोड़ा देर के लिए देखा जाए तो इससे पहले जब कांग्रेस एक असहमति के भंवर में थी कि आंदोलन किया जाए या ना किया जाए, तो उस समय गांधी जी के द्वारा एक बात रखी गई थी कि मैं कांग्रेस को डिसफेवर करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं इस देश की रेत या बालू से कांग्रेस से एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं एक असहमति का जरिया था, जो लग रहा था कि कांग्रेस के भीतर इस आंदोलन को लेके या किसी प्रकार के आंदोलन को लेके एक पूरी तरीके से सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन फिर भी 8 अगस्त को ये प्रस्ताव पारित हुआ और बाकायदा गांधी जी को ये क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने के लिए आगे लाया गया। और जैसे ही ये बात अनाउंस हुई कि क्विट इंडिया मूवमेंट होगा, भारत छोड़ो आंदोलन होगा, अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ेगा और अब सिर्फ भारत छोड़ना ही एकमात्र उपाय है, तो इस तरीके की जो बातें हैं ये भारत छोड़ो आंदोलन के लिए अहम है। लेकिन हमको जो चीज़ें समझनी है कि ये कार्यरूप किस प्रकार रहा, किस प्रकार से गांधी जी की 13 सूत्री योजना थी, किस तरीके से ये आंदोलन भूमिगत होकर चला, और कौन कौन से लोग, जो युवा लोग थे जिन लोगों ने इसको लीड किया। क्योंकि ये आंदोलन खुद में स्वतःस्फूर्त था, खुद को अपने आप को ऐसा आंदोलन जो नेताओं के अभाव में चला, क्योंकि गांधी जी और जो शीर्ष नेतृत्व था उन सबको गिरफ्तार 9 अगस्त की मॉर्निंग को ही कर लिया गया था, और कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। तो डेफिनेटली इसका जो कार्य योजना थी वो सारी चीज़ें एक तरीके से ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस आंदोलन को दबाने के लिए या इस मूवमेंट को रोकने के लिए
ऑपरेशन 0 आवर स्टार्ट किया कि बिना कोई समय गंवाए लीडर्स को अरेस्ट किया जाए और जो भी मूवमेंट जहाँ कहीं भी हो रहा है उसको कुचला जाए। तो इस जो मूवमेंट्स की खास बातें थी वो ये थी कि जो पिछला था, हम गांधी जी को जो पिछले आंदोलन देखते हैं, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उन आंदोलन के अंदर हम देखते हैं कि गांधी जी का कमोवेश कहीं ना कहीं रास्ता वही रहता है कि सबसे पहले हम जो अपने 13 सूत्री में वो बताते हैं, जो 13 सूत्री कार्य योजना थी उन्होंने बताई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं जो पूर्व में जो आंदोलन किए गए थे उनके तत्व समाहित थे कि धरना देना है, बहिष्कार करना है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना है, चरखा चलाना है, असहयोग करना है, विद्यार्थी अपना क्लास कॉलेज छोड़ देंगे, सरकारी कर्मचारी अपना वो जो ऑफिस दफ्तर है वहाँ छोड़ देंगे, छोड़ते नहीं हैं तो अवज्ञा करेंगे, और फिर भारतीय फौजें हैं, पुलिस है, वो डिसओबे करेगा। तो इस तरीके से जो 13 सूत्री योजना थी इस प्रकार की, कर नहीं देना, कोऑपरेट नहीं करना, लगान नहीं देना, ये सारी चीज़ें उस 13 सूत्री योजना का हिस्सा था। और ले दे के अहिंसात्मक प्रवृत्ति रखना, आंदोलन को पूरी तरह अहिंसात्मक रखना। लेकिन इसमें एक नई बात ये थी कि आंदोलन अगर जो लीडर्स हैं वो अरेस्ट भी हो जाते हैं तो उसका जो डायरेक्शंस देने वाले लोग होंगे, वो जो लोग होंगे जो पीछे संभालने वाले लोग हैं वो उसको आगे लीड करेंगे। आंदोलन को स्थगित नहीं किया जाएगा कि लीडर अरेस्ट हो गया तो आंदोलन खत्म कर दिया जाए, ऐसा इसमें नहीं था। अब ऐसा हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन जो कि चोरा चोरी कांड की वजह से स्थगित हो गया था, तो उस समय भारतीय जनमत काफ़ी अपने आप को उपेक्षित फील किया और जो कांग्रेसी लीडर्स थे उनका विश्वास भी गांधी जी पर डगमगाया। ये हमने पिछले चीज़ों में ऑब्जर्व भी किया है, देखा भी है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं थी, ये आंदोलन चलेगा और करो या मरो के नारे के साथ चलेगा, डू और डाई, करो या मरो, मतलब अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करो, सीधी सी बात थी। अंग्रेजों से संघर्ष करना है, वो मरना है, या तो संघर्ष आज़ादी पाते पाते हम मर जाएंगे या आज़ादी लेके कुछ कर जाएंगे, सीधी सी बात थी। तो ये गांधी जी के भाषणों में यही था, उनके व्याख्यान थे उनमें सब यही था, उनके जो पत्र हरिजन में भी लिखा उन्होंने यही संदेश दिया। तो इस तरीके से एक आंदोलन खड़ा हुआ और कांग्रेस और गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन न केवल एक सीमित क्षेत्र में अपितु देशव्यापी और पूरी तरीके से जिस तरीके से 1857 की क्रांति से ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा विस्तृत और स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। अब यहाँ पर देखना यह था कि कुछ हालात थे वो अलग थे। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो डेफिनेटली देश के अंदर कालाबाजारी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और बहुत सारी चीज़ें, महंगाई, इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह बढ़ चुका था। तो सारे जो क्लासेस थे वो प्रभावित तो हो ही रहे थे। दूसरी बात, सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडिया को झोंक दिया गया था बगैर भारतीयों की अनुमति लिए हुए, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल था और कांग्रेस ने 11 में से 8 में अपनी सरकारें बना रखी थी 1937 के चुनावों में। तो डेफिनेटली इनसे पूछना बनता था, लेकिन ऐसा पूछा नहीं गया। तो एक तरीके से ये मनमानी हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट की और उन्होंने एक तरफा डिसीजन लेते हुए, इससे पहले भी उन्होंने लिलितगो में अगस्त ऑफर में भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन जो भी प्रस्ताव दे रहे थे तो युद्धोत्तर दे रहे थे, युद्ध के बाद ही सब कुछ होना है। क्रिप्स मिशन था तो उसकी शर्तें भी ऐसी ही थी, तो वो भी युद्धोत्तर थी, लेकिन मानने लायक नहीं थी। कहीं ना कहीं सहमति और असहमति और उत्तरदायी शासन जैसी बातें बहुत ज़्यादा दूर थी। तो इन सब चीज़ों का एक एनालिसिस करके भारतीय जनमत ने, भारतीय जनमानस ने और राष्ट्रवादी नेतृत्व ने ये डिसाइड किया कि आंदोलन हो। तो गांधी जी की इन्हीं ही सिद्धांतों के आधार पर यह आंदोलन चला। अब बात यह थी कि हिंसात्मक आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन ये नहीं रहा, क्योंकि क्रूर दमन चक्र चला, तो इतना बर्दाश्त की हद से बाहर का क्रूर दमन था, तो हिंसा भारतीयों की तरफ से भी की गई। अब देखना यह था कि इसका इम्पोर्टेंस क्या रहा। भाई जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ये पहली बार में एक विस्तृत और व्यापक आंदोलन था। भारतीय जनमानस को इसने इतना आक्रोशित कर दिया कि अब वो आज़ादी के लिए पूरी तरीके से तैयार थे, उनको आज़ादी ही चाहिए और भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त वो देखना चाहते थे। और इस लड़ाई में हर वर्ग, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो,
चाहे जमींदार हो चाहे कोई और हो, राजाओं को तक को इसमें ऐलान कर दिया गया था कि आप लोग भी इसमें कोऑपरेट करेंगे। तो सारी चीज़ें हैं वो एक साथ एक मंच पर राष्ट्रीय पक्ष को लेके, एक राष्ट्रीय लक्ष्य को लेके इकट्ठा होने की कोशिश हुई। गांधी जी को शुरुआत में ही गिरफ्तार कर लिया गया, आगा खां पैलेस पुणे में उनको रखा गया, इसी प्रकार से और बहुत सारे लोगों को अहमदनगर जेल में रखा गया, हजारीबाग में रखा गया, किले में, मतलब अहमदनगर का किला है। तो इन सब चीज़ों में शीर्ष नेतृत्व गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन भूमिगत आंदोलन जब चलाया तो उसमें ये जो रामन और लोहिया, अरुणा आसफ अली, जेपी जयप्रकाश नारायण, जो संपूर्ण क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये जो युवा लोग थे इन्होंने इस आंदोलन को उस समय लीड किया। और इन्हीं लोगों ने, जैसे उषा मेहता है, रामन और लोहिया जी हैं, तो इन्होंने मुंबई से जो रेडियो स्टेशन है कांग्रेस का, उसको भूमिगत संचालित किया। तो धीरे धीरे ये जो एक तरीके से जो जागरूकता थी उसका लेवल इतना बढ़ चुका था कि मतलब अब अंग्रेजों को ज़्यादा अपना बोरी बिस्तर था वो यहाँ टेकना नहीं था, मतलब जाना पड़ेगा, बोरी बिस्तर गोल करना पड़ेगा। ऊपर से वर्ल्ड वार चल रहा था, तो मित्र राष्ट्रों का दबाव, अमेरिका, चाइना, इन सब लोगों का जो अलायंस था, दबाव आ रहा था ब्रिटेन पे कि भारतीय जो जनता है उसको आप किसी भी तरीके से पेसिफाई कीजिए और उनको युद्ध के समर्थन में शामिल कीजिए। ऊपर से जापान ने अपना जो अटैकी रूप अपना रखा था वो एक बड़ा भय था। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें थी। अब इन चीज़ों का जो भारत पे प्रभाव पड़ना था वो क्लियर था। क्यों? क्योंकि एक तो ये जो सिचुएशन थी युद्ध के ड्यूरिंग थी, युद्ध के ड्यूरिंग जो घटना घट रही है और इस बिटवीन भारतीयों ने अपना पक्ष रखा है, युद्ध के बीच में रखा है। ऐसा नहीं है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम आपको वो दे देंगे, उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करेंगे, जो भी है। इस बार की जो मांग थी वो कम्प्लीटली उनको छोड़ने की थी। तो गांधी जी ने अपने पत्र रिविजन में भी लिखा कि भारत को भारतीयों के लिए छोड़ा जाए, नहीं जापानियों के लिए, क्योंकि जापानी आक्रमण का भय बहुत ज़्यादा था। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हमको इसका इम्पोर्टेंस समझना है कि भारतीय जनमानस का एक जो कॉन्शियस लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया। और इस आंदोलन की जो सफलता या असफलता ये मायने नहीं रखती कि भारत को आज़ादी नहीं मिली, अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा, लेकिन उनको उस कगार पे पहुंचा दिया कि वो भारत को छोड़ना ही पड़ेगा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट एक बड़ा मूवमेंट था जो भारत को एक आखिरी मुकाम तक लेके गया, क्योंकि इसके बाद में इस तरीके का संघर्ष, एक जो सुगठित संघर्ष है, वो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में कभी होगा नहीं। ये उसके बाद तो जो चीज़ें होंगी वो विभाजन होगा, कुछ और होगा, लेकिन ये है कि सारा काम जो स्टार्ट हो चुका था वो इसके परिणामों के रूप में हम देख सकते हैं। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में जो जितने भी जो चाहे कैबिनेट मिशन हो, चाहे बेबल योजना हो, चाहे और कोई माउंटबेटन योजना हो, प्लान वगैरह वगैरह, तो यहाँ से भारत की जो आज़ादी का जो रास्ता है वो इसके बाद तैयार हो जाता है। और कांग्रेस किस तरीके से संविधान का स्ट्रक्चर करेगी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें। दूसरा, जिन लोगों ने इस आंदोलन को बायकॉट किया और जिन्होंने अपने व्यक्तिगत पक्ष रखे या फिर पर्सनली जिन्होंने अपने समुदायों की बात संभाली या कमान संभाली, तो वो डेफिनेटली एक तरीके से कांग्रेस के एंटी में चले गए और उन्होंने इस समय को बनाया भी। जैसे मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को बनाया, इधर दलित नेता अंबेडकर ने अपने दलितों की मांग को बनाए रखा, इधर यूनियनिस्ट पार्टी, पंजाब, सिख इत्यादि बहुत सारे जो मामले थे उनको वो बना रहे थे। लेकिन ओवरऑल हम इस इम्पोर्टेंस के बारे में जब सोचते हैं तो हमको ये मानना चाहिए कि, और ये मानना क्या वास्तव में है, कि क्विट इंडिया मूवमेंट वास्तव में एक सार्थक मूवमेंट था और इसने भारतीयों को इतना कॉन्शियस डेवलप किया कि आने वाले दिनों में अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो मित्रों, ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ थी।
हालांकि अब जैसे कि भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, इन्होंने ही साइमन गो बैक का नारा तैयार किया था। इस प्रकार के तथ्य भी हैं, जो तथ्य भी थोड़ा पढ़ना आवश्यक है। तो भारत छोड़ो का यूसुफ मेहर अली, और 1942 का जो करो मरो का नारा है वो तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने दिया है। और मरो और मारो का नारा है वो शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण यहाँ से अपनी एक तरीके से पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। तो ये सारे जो लोग थे, सरोजिनी नायडू को जो आगा खां पैलेस में नज़रबंद किया गया था, तो वो गांधी जी के साथ में ही थी। तो इसी तरीके से यहाँ पर इससे पहले जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मांग को देखते हुए और असहमति जताते हुए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। ये सारी बातें भी हमें याद रखनी है। तो इस तरीके के कुछ तथ्य भी हैं जो हमें समझने चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये चीज़ें बताती हैं कि उस टाइम कौन फेवर में था और कौन डिसफेवर में था। तो यूनियनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस, ये सारे जो दल थे ये भारत छोड़ो आंदोलन के फेवर में नहीं थे। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन हो, ऐसा ये लोग नहीं चाहते थे। हिंदू महासभा बाद में अपने पैमाने बदलती है और बाद में इसकी स्वीकृति देती है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने शुरू में तो साम्राज्यवादी युद्ध कहा था, बाद में जनता का युद्ध कहा था। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि जो रसिया पे हिटलर ने अटैक कर दिया था तो उसके बाद उनके पैमाने बदल चुके थे। एक तरीके से बहुत शर्मनाक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना लेवल दिखाया। मुस्लिम लीग और अन्य पार्टियों के साथ मिलके इन लोगों ने एंटी कांग्रेस ग्रुप तैयार किया और उस समय का फ़ायदा उठाया। तो इस तरीके से ये सारी बातें हमको भारत छोड़ो आंदोलन के इम्पोर्टेंस और एक तरीके से इस प्रक्रिया को और एक विश्लेषण को समझने के लिए काफ़ी कारगर हैं। तो मित्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। कोशिश करूँगा मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट्स और इन्फॉर्मेशन बेस्ड स्टडी प्रोवाइड करवा पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।